आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHDC 104 के हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए भाई मेरे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन जो हमारा क्या रहेगा भाई मेरे, छायावाद की अंतर वस्तु बताओ। और छायावाद की बात करेंगे, छायावाद क्या है। और आपके एग्जाम में भाई मेरे छायावाद को लेकर के एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता ही आता है। देखिएगा छायावाद समझते हो भाई मेरे, छायावाद का मतलब होता है कि 1918 से लेकर के 1936 या 38 कह लीजिए, 1936 कहा जाता है, यानी 1918 से लेकर के 1936-37 तक कह सकते हो। ठीक है, हिंदी साहित्य में जो भी कविताएं लिखी गई उन्हीं को छायावाद कहा जाता है। यानी 1918 से लेकर के 1938 मान लीजिए कि इस समय जो भी कविता लिखा गया वो सभी छायावादी कविताएं कहा जाता है। छायावाद के खासतौर से 4 कवि माने जाते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। ये 4 कवियों की जो कविताएं भाई मेरे वही छायावादी कविताएं। और हिंदी साहित्य में छायावाद को रोमांटिक युग कहा जाता है, क्योंकि छायावाद में अगर आप देखेंगे प्रेम को लेकर के, विरह को लेकर के, इन सब और प्रकृति को लेकर के ज्यादातर कविताएं भाई मेरे छायावाद में लिखी गई। छायावाद में कवियों ने, छायावाद की कविताओं में भावुकता बहुत आपको मिलेगी। छायावाद की कविताओं में भावुकता है, सुंदरता है, कल्पना को लेकर के, संगीत को लेकर के और रहस्य को लेकर के भाई मेरे छायावाद की कविताएं हम लोगों को देखने को मिलती है। यानी छायावाद में अगर आप देखोगे तो कवि जो है, छायावादी जो कवि होते हैं बहुत ज्यादा इमोशनल होकर के कविता लिखते हैं, जैसे प्रेम को लेकर के। ठीक है, जैसे प्रेमिका छोड़ करके चली जाती तो विरह की कविता लिखते हैं। छायावाद में सौंदर्य का भी बहुत ज्यादा है, जैसे प्रकृति की सुंदरता को लेकर के छायावाद के कवि बहुत लिखते हैं। दूसरा कल्पना को करके, जैसे कवि कल्पना करता है ना, इमेजिनेशन चीजें करता है, तो काल्पनिक कविताएं भी लिखी गई। छायावाद में रहस्यवाद यानी ईश्वर को लेकर के, आत्मा को लेकर के, इस प्रकार की कविताएं भी कह सकते हैं छायावाद में लिखी गई। छायावाद की अंतर्वस्तु मूल रूप से कह सकते हैं, छायावाद में जो कविताएं हैं अहम को लेकर, सेल्फ को लेकर के, सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर के कविता लिखी गई। प्रकृति प्रेम को लेकर के भाई मेरे खूब सारी कविताएं छायावाद में लिखी गई। छायावाद के कवियों में देखोगे तो प्रकृति को लेकर के, जैसे झील है, झरना है, नदी है, तालाब है, पहाड़ है, इन चीजों को लेकर के छायावाद के कवियों ने ज्यादातर कविताएं लिखी हैं। सौंदर्य को लेकर के, जैसे स्त्री की सुंदरता है, मन की सुंदरता है और प्रकृति की सुंदरता है। सौंदर्य यानी सुंदरता, नारी की सुंदरता, प्रेम की सुंदरता, इन सारी सुंदरता का वर्णन कह सकते हैं छायावाद के कवियों ने किया है। रहस्यवाद यानी परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, इस प्रकार से रहस्यवादी कविताएं भी हम लोगों को छायावाद में देखने को मिलती है। छायावादी कवियों ने कह सकते हैं कल्पना को लेकर के, यानी मेरी कल्पना। और दूसरा छायावाद की कविताओं में भाई स्वतंत्रता, क्योंकि छायावादी जो कविताएं जिस समय लिखी जा रही थी 1918 से लेकर के 1936-37 तक, कह सकते हैं इस समय हमारा देश भाई अंग्रेजों का गुलाम था। तो स्वतंत्रता को लेकर के, राष्ट्रवाद को लेकर के, देशभक्ति को लेकर के, छायावाद में भाई मेरे देशभक्ति के आपको गुण भी दिखाई देंगे। तो छायावादी कवि इस प्रकार की कविताएं लिखते थे। और कह सकते हैं 1918 से लेकर के 1936 तक भाई मेरे महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत और जयशंकर प्रसाद, ये 4 ऐसे बड़े कवि हैं जो छायावादी कवि माने जाते हैं। इन लोगों ने जो कविताएं लिखी है वही भाई छायावाद है। छायावाद में किस प्रकार की कविताएं लिखी गई, आत्मानुभूति को लेकर के और व्यक्तिवाद को लेकर के। छायावाद की जो सबसे प्रमुख बात यह है, छायावाद के जो कवि हैं व्यक्ति का चिंतन बहुत करते हैं। छायावाद के जो कवि थे उन्होंने व्यक्ति की चेतना को लेकर के कविताएं खूब लिखी और हमारे अंतर मन को लेकर के लिखी। यानी छायावाद का जो कवि है बाहरी दुनिया से अलग होकर के वो शरीर के अंदर मन क्या है, आत्मा क्या है, इस प्रकार की कविताएं छायावादी कवियों में आपको ज्यादा देखने में। छायावाद के कवि जैसे मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, या निजी संवाद, इस प्रकार के। छायावाद के कवियों में अहम का अहंकार नहीं बल्कि आत्म सत्य है। यानी छायावाद के कवि जो हैं ये ज्यादातर भाई छायावाद के कवियों ने जैसे दुख को लेकर के, पीड़ा को लेकर के, भाई छायावाद के कवियों के जीवन में जो निजी दुख है, जो निजी पीड़ा है, इस प्रकार की कविताएं कह सकते हैं भाई मेरे छायावाद में खूब लिखी गई। जैसे महादेवी वर्मा ने एक कविता लिखा, मैं नीर भरी दुख की बदली। यानी छायावाद के कवि जो है भाई अपना जो दुख है, जो पीड़ा है, जो दर्द है, इस प्रकार की जो कविताएं छायावाद में खूब लिखे गए। रहस्यवाद को लेकर के छायावाद में जो दूसरी प्रकार की सबसे ज्यादा कविताएं लिखी गई रहस्यवाद को लेकर के। रहस्यवाद मतलब समझते हो कि भाई परमात्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, आत्मा क्या है, ठीक है। जैसे प्रेम को आध्यात्मिक देने का प्रयास छायावाद में किया गया है। जैसे छायावाद के कवियों ने भाई मानव क्या है, ब्रह्म क्या है,
आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इस प्रकार की कविताएं भी हमें छायावाद में देखने को मिलती है। तो छायावाद के जो कवि है उन्होंने रहस्यवादी कविताएं भी को बहुत ज्यादा लिखने का प्रयास किया है। जैसे जयशंकर प्रसाद की कविताओं में जैसे अनंत क्या है, विश्वात्मा क्या है, निशा क्या है, प्रभात क्या है, जैसे प्रतीकों के रहस्य मिलते हैं। यानी छायावादी जो कवि है ईश्वर को, परमात्मा को लेकर के और आत्मा परमात्मा की लोग भाई मेरे काफी बातें करते। तो रहस्यवादी कविताएं यानी नेचर क्या है भाई, भगवान क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इस प्रकार की जो कविताएं हमें जयशंकर प्रसाद की कविताओं में, महादेवी वर्मा की कविताओं में, ठीक है, या कह सकते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं में हमें रहस्यवाद देखने को मिलता है। भाई छायावादी कवि जो सबसे ज्यादा बात करते हो है भाई मेरे प्रकृति सौंदर्य। छायावाद के जो कवि हैं उन्होंने प्रकृति को लेकर के खूब लिखा है। छायावाद के कवि केवल प्रकृति का चित्रण नहीं करते हैं बल्कि अपने मन से प्रकृति और नेचर को देखने का प्रयास किया। छायावाद के जो कवि हैं उन्होंने प्रकृति का जीवंत चित्रण किया है। छायावादी कवियों की अगर बात करो, जैसे छायावादी कवि बारिश को लेकर के, चांद को लेकर के, बादल को लेकर के, हवा को लेकर के, फूल, यानी छायावादी कवि जो है अपनी मन की भावनाओं को प्रकृति के सहारे प्रकट करने का प्रयास करता है। छायावादी कवियों की अगर आप कविताओं को पढ़ेंगे तो ये लोग ज्यादातर कविताओं में जैसे बादल क्या है, झरना क्या है, तालाब, झील, झरना, नदी, यानी प्रकृति की सुंदरता के जरिए छायावादी कवि जो है वो अपनी मन की चेतना को बताने का प्रयास करता है। छायावादी कवि जो है प्रकृति के जरिए अपने प्रेम को, अपने सौंदर्य को दिखाने का प्रयास किया है। तो छायावादी कवियों में खास तौर से अगर आप देखोगे प्रकृति को लेकर के इन लोगों ने खूब लिखा। प्रकृति की सुंदरता का जो गुणगान है वो छायावादी कवियों में हम लोगों को देखने को मिलता है। जैसे अगर आप देखोगे निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो उन्होंने कविता लिखी, तोड़ती पत्थर कविता है, जिसमें कह सकते उन्होंने मानवीय संवेदना, किस प्रकार से एक मजदूर महिला इतनी गर्मी में पत्थर को तोड़ रही है, उसकी वेदना को लेकर के, उसके दुख दर्द को लेकर के कह सकते हैं इन्होंने कविता लिखी। तो छायावादी कवियों में अगर आप देखोगे प्रकृति को लेकर के इन्होंने बहुत सारा लिखा। दूसरा प्रेम को लेकर के, छायावादी कवियों में अगर आप देखोगे तो इन्होंने प्रेम की अनुभूति बहुत ज्यादा है। छायावादी कवि प्रेम को केवल शारीरिक नहीं मानते हैं बल्कि जो प्रेम है वो आंतरिक होता है, संवेदना, मन का प्रेम होता भाई। तो छायावादी कवियों की खासियत क्या है, इन्होंने प्रेम की अनुभूति को लेकर के इन्होंने अपनी कविताएं लिखी। छायावादी कविताओं में अगर आप देखोगे तो छायावादी कवि जो प्रेम को शारीरिक नहीं मानते हैं बल्कि इन्होंने प्रेम को मन से स्पर्श किया है। जैसे छायावाद में देखोगे तो इन्होंने प्रेम को आदर्शवादी माना है, प्रेम आध्यात्मिक है, यानी प्रेम जो है प्रेम प्रियतमा का सबसे है। प्रेम भाई ईश्वर से प्रेम करो, परमात्मा से प्रेम करो। तो प्रेम को लेकर के यानी लव को लेकर के भी इन्होंने, जैसे सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं में हमें प्रेम सौंदर्य देखने को मिलता है। यानी इन छायावादी कवियों का जो प्रेम है वो शारीरिक प्रेम नहीं है बल्कि मानसिक प्रेम है, यानी मन का प्रेम है, ईश्वरीय प्रेम है। ठीक है, यानी प्रेम को लेकर के भी इन लोगों ने जो कविताएं लिखी है मन का प्रेम है। सौंदर्य को बोध को लेकर के छायावादी जो कभी सुंदरता का गुणगान भाई मेरे खूब करते हैं, जैसे प्रकृति सुंदरता को लेकर के इन लोगों ने खूब लिखा। जितने छायावादी कवि हैं उनकी खासियत आपको देखने को मिलेगी प्रकृति को लेकर के, नेचर को लेकर के, झील, झरना। तो प्रकृति की सुंदरता का गुणगान भी छायावादी कवियों ने किया। मनुष्य की सुंदरता, मनुष्य के मन की सुंदरता, मनुष्य के गुणों की सुंदरता का गुणगान भी छायावादी कवियों ने किया। महिला की सुंदरता, जो नारी है, महिला की बाहरी सुंदरता, महिला की आंतरिक सुंदरता, जैसे महिला का मन, हृदय, या महिला के जैसे बॉडी स्ट्रक्चर है, जैसे महिला के केस कैसे हैं, गाल कैसे हैं, बाल कैसे हैं, यानी स्त्री की सुंदरता का गुणगान भी कह सकते हो कि छायावादी कवियों ने किया। तो प्रकृति की सुंदरता, मन की सुंदरता, स्त्री की सुंदरता, इनका गुणगान भी, यानी ये सारी बातें भी छायावादी कवियों ने अपनी कविताओं में की है। जैसे कविता में रंग, गीत, लय, चित्रात्मक यानी सुंदरता का गुणगान हमको देखने को मिलता है। जैसे सुमित्रा नंदन पंत जी को सौंदर्य का कवि कहा जाता है। तो सुमित्रा नंदन पंत कह सकते भाई मेरे अपनी कविताओं में सुंदरता का गुणगान करते हुए हम लोगों को नजर आते हैं। गीतात्मकता बहुत है भाई। छायावादी कवियों को अगर आप छायावादी कविता को पढ़ोगे तो आप उसको गा सकते हो म्यूजिक के साथ, म्यूजिकल बहुत ज्यादा है। छायावादी कवियों ने अपनी कविताओं में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है, मानवीय अलंकार का उपमा, यानी छायावादी जो कवि हैं अपनी भाई कविताओं में अलंकारिक भाषा बहुत बोलते हैं। जैसे छायावादी कवि जो होते हैं उन्होंने अपनी कविताओं में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, यानी कवि जो है चीजों को बढ़ा चढ़ा करके जब बात कहता है तो इसीलिए भाई कवि करता अलंकारों का प्रयोग करता। तो छायावादी कवियों ने कह सकते हैं अनुप्रास अलंकार,
उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, इन अलंकारों का चित्रण भी उनकी कविताओं में हम लोगों को देखने को मिलता है। जैसे महादेवी वर्मा ने एक कविता लिखी है, निशा रूपमा श्याम तम, पूरी तरह संगीतात्मक कविता है। यानी छायावाद के कवि जब कविता लिखते हैं तो आप इनको म्यूजिक के साथ गुनगुना सकते हैं, गा सकते हैं। इस प्रकार से गीतात्मक कविताएं भी इनकी होती हैं। प्रतीक और बिंबों का प्रयोग भी छायावादी बहुत करते हैं। यानी छायावादी कवि जो है, जैसे दीपक को सहारा बना करके कविता लिखेगा, चांद, बादल, आंसू, प्यास, अंधकार, प्रकाश। यानी छायावादी कवि जो है अपनी मन की बात को बताने के लिए किसी न किसी प्रतीक का यूज करते हैं। प्रतीक यानी सिंबॉलिक, ठीक है, यानी इमेजिनेशन के आधार पर कविता खूब लिखते हैं। जैसे छायावाद के कवि को अपना दुख कहना है तो दीपक यानी चिराग को, यानी दीपक को बना करके लिखेगा। छायावादी कवि को अपना अगर अपने दुख को कहना तो आंसू को आधार बना करके अपने दुख को कह देगा। छायावादी कवि को अगर कोई बात कहनी है तो अंधकार का यूज करेगा, प्रकाश, पथ, आंसू, बादल। यानी छायावादी कवि जो है प्रतीकों के सहारे अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। यानी छायावादी कविताओं में हमें प्रतीक और बिंबों का अद्भुत मिश्रण या कह सकते हैं इसका प्रयोग हम लोगों को देखने को मिलता है। तो छायावादी कविताओं में खास तौर से अगर आप देखोगे तो ये जो छायावादी कवि होते हैं, बिंबों का प्रयोग और प्रतीकों का प्रयोग इनकी कविताओं में हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, स्वतंत्रता, देखो भाई छायावादी जब कविताएं लिखी जा रही है उस समय हमारा देश गुलाम है, तो छायावादी कवि जो है उन्होंने बहुत प्रकार की कविताएं लिखे हैं, लेकिन छायावादी कवियों ने कह सकते हैं समाज को लेकर के और मनुष्य की स्वतंत्रता को लेकर के उन्होंने खूब लिखा है। निराला जी अपनी कविताओं में सामाजिक विद्रोह की बात करते हैं, समाज में भ्रष्टाचार है, समाज में करप्शन है, समाज में दहेज है, समाज में गरीबी है। इस प्रकार के सामाजिक विद्रोह का कवि भाई मेरे निराला को कहा जाता है। जैसे सुमित्रा नंदन पंत हो या जयशंकर प्रसाद हो, इन लोगों ने मानवीय स्वतंत्रता की बात की है। महादेवी वर्मा महिलाओं की स्वतंत्रता की बात करती हैं। और उस समय जब छायावाद चल रहा है तो उस समय कह सकते हैं हमारा देश भाई मेरे गुलाम भी है, तो कह सकते हैं कि छायावादी कवियों ने देश की आजादी में भी स्वतंत्रता, देश के क्रांतिकारियों में कह सकते हैं कि देशभक्ति का बीज भरने के लिए उन्होंने कह सकते भाई मेरे कह सकते स्वतंत्रता आजादी को लेकर। जैसे निराला जो भाई सामाजिक विद्रोही का भाई, समाज में जो गरीबी है, समाज में जो भ्रष्टाचार है, समाज में जो दहेज है, इस प्रकार के सामाजिक विद्रोह का कवि भाई निराला है। सुमित्रा नंदन पंत और जयशंकर प्रसाद ने भाई मानव की स्वतंत्रता की बात करते हैं। महादेवी वर्मा अपनी कविताओं में महिलाओं की स्वतंत्रता की बात करती है कि महिलाओं को भाई जिस प्रकार से पुरुषवादी समाज उसने जकड़ रखा है और महिलाओं को बहुत ज्यादा आजादी नहीं, महिलाएं पुरुषों के कंट्रोल में है, तो महादेवी वर्मा कहती कि महिलाओं को भी स्वतंत्रता मिलना चाहिए, महिलाओं को भी सम्मान मिलना चाहिए। इस प्रकार की कविताएं छायावाद की कह सकते। छायावादी कवियों ने भाई मेरे आदर्शवाद को लेकर के भाई खूब, छायावादी कवि जो है वो वास्तविकता से संघर्ष नहीं करता है बल्कि वो श्रेष्ठ का अनुभव करता है। छायावादी कवियों ने अपनी कविताओं को बहुत ज्यादा ऊंचाई पर यानी आदर्श आइडियलिज्म की बहुत ज्यादा बात करते हैं। आदर्शवादी कविताएं कह सकते हो कि हम लोगों को छायावाद में देखने को मिलती है। तो निष्कर्ष में कह सकते हैं कि जो छायावाद है उसमें अहं चेतना को लेकर के, प्रकृति को लेकर के, प्रेम को लेकर के इस प्रकार की कविताएं भाई मेरे लिखी गई थी। आप देखोगे जो छायावाद कवियों ने प्रकृति को लेकर के, स्त्री की सुंदरता को लेकर के, मन की सुंदरता को लेकर के, रहस्यवाद को लेकर के, इस प्रकार की जो कविताएं हमें छायावाद में देखने को मिलती है। छायावादी कवियों ने कह सकते हो कि हिंदी साहित्य को एक नई ऊंचाई और नई पहचान देने में छायावाद का क्या है, बहुत ही ज्यादा अमूल्य योगदान है। और छायावाद के भाई मेरे 4 कवि हैं, कौन कौन से हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। इन चारों को लेकर के आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। जैसे मान लो भाई मेरे जयशंकर प्रसाद को पूछ लिया या सुमित्रा नंदन पंत को पूछ लिया, महादेवी वर्मा को पूछ लिया, तो जब मैंने छायावाद की अंतर्वस्तु बता रखा कि महादेवी वर्मा कैसी कवि, तो लगभग छायावाद में लगभग सभी लोग इसी प्रकार की कविताएं लिखते हैं। तो चलिए मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं, अगला क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है। अरे सारे इंपॉर्टेंट है जो मैं करवा रहा हूं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है भाई मेरे दूसरा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, ये आएगा ही आएगा। जयशंकर प्रसाद के काव्य का प्रमुख स्वर बताइए या जयशंकर प्रसाद की प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। यानी जयशंकर प्रसाद जी जो हैं वो किस प्रकार की कविताएं लिखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा कि जयशंकर प्रसाद की प्रमुख प्रवृत्तियां या जयशंकर प्रसाद को लेकर के अगर कोई क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो जो मैं बता रहा हूं यही आपको लिख करके एग्जाम में आना है, ठीक है। देखिएगा, जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवियों में इनका सबसे बड़ा नाम है।
जयशंकर प्रसाद की अगर रचनाओं की बात करें, उनकी बात करें, तो जयशंकर प्रसाद के जो भाव है, जो भाषा है, प्रकृति को लेकर के, रहस्य को लेकर के और मानवीय चेतना को लेकर के इनका देखने को मिलता है। तो जयशंकर प्रसाद का प्रमुख स्वर का मतलब होता है भाई मेरे कि जयशंकर प्रसाद जी किस प्रकार की कविताएं लिखते हैं। या एग्जाम में ऐसा हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए, या एक कवि के रूप में जयशंकर प्रसाद को बताइए। तो जो मैं बता रहा हूं यही आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद की बात करोगे तो रहस्यवादी कविताएं भाई मेरे जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं। जयशंकर प्रसाद की कविताओं में रहस्यवादी भावना बहुत है। रहस्यवाद मतलब समझते हो जी कि जब कोई कवि आत्मा की बात करता है, परमात्मा की बात करता है, ईश्वर की बात करता है, उसी को बोलते हैं भाई मेरे रहस्यवाद। यानी कवि कहता कि दुनिया में कोई ना कोई ऐसा रहस्य है जो जान नहीं पा रहा है, जिसको यानी जब कभी ब्रह्म की बात करता है, जब कभी आत्मा की बात करता है, जब कभी कहता कि ईश्वर या परमात्मा की बात करता है, इसी को बोलते हैं भाई मेरे रहस्यवाद। तो यानी जयशंकर प्रसाद जो है वो रहस्यवादी कविताएं भी लिखते हैं, खास तौर से ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा आदि अनंत जैसी जिक्र भी उनकी कविताओं में हमको देखने को मिलता है। यानी जयशंकर प्रसाद जो है एक प्रकार से अध्यात्मवाद को या ईश्वर को लेकर के, परमात्मा को लेकर के, इस प्रकार की चीजें भी यानी जयशंकर प्रसाद की कविताओं में हम लोगों को देखने को मिलता है। जैसे ये विश्व यानी जो पूरी दुनिया है, ये कोई न कोई शक्ति है जो पूरी दुनिया को चला रही है। जयशंकर प्रसाद की एक कविता कान्य कुब्ज, उनमें उसमें उन्होंने कामायनी को रहस्यवादी भाव बताए हैं। तो जयशंकर प्रसाद जैसे कवियों ने भी कह सकते हो कि उनका मानना कि भाई मेरे कोई ना कोई ऐसी शक्ति है, कोई ना कोई ऐसी पावर है जो इस पूरी दुनिया को चला रही है। इसका जिक्र भी कह सकते हैं उनकी कविताओं में हम लोगों को देखने को मिलता है। जयशंकर प्रसाद की कविताओं में भाई प्रकृति प्रेम भी खूब दिखाई देगा। तो जयशंकर प्रसाद जो है उनकी कविताओं में अगर आप देखेंगे तो प्रकृति को लेकर के, जैसे छायावाद के सभी कवियों में अगर आप देखोगे प्रकृति को लेकर के इन लोगों ने खूब लिखा है। जैसे जयशंकर प्रसाद जी प्रकृति की कोमलता को लेकर के, सौंदर्य को लेकर के, इस प्रकार की ये जयशंकर प्रसाद भाई प्रकृति को केवल दृश्य नहीं मानते हैं, बल्कि जयशंकर प्रसाद जी प्रकृति के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। प्रकृति मतलब समझते हो कि जब कभी झील, झरना, नदी, तालाब, पहाड़, इन चीजों के जरिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, इसी को बोलते भाई मेरे कि कवि जो है वो प्रकृति को लेकर के कविता लिखता है, यानी लव ऑफ नेचर, ठीक है। क्योंकि जो कवि होते हैं वो प्रकृति के जरिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, वो प्रकृति के जरिए अपनी भावनाओं को बताते हैं, इसी को बोलते हैं प्रकृति का कवि है। तो जयशंकर प्रसाद जो है उन्होंने प्रकृति को लेकर के भी भाई मेरे खूब सारी कविता, जैसे आपके एग्जाम में पूछ लिया सुमित्रा नंदन पंत आ गया, तो भाई सुमित्रा नंदन पंत तो सबसे ज्यादा छायावाद के वो भी कवि हैं, तो वो तो भाई प्रकृति को लेकर के खूब लिखते हैं। तो जयशंकर प्रसाद की अगर बात करोगे, जैसे इन्होंने लिखा अरुण या मधुर मधुमय देश हमारा, तो अरुण यानी कहने का मतलब जो इस प्रकार के जो छायावादी कवि है ना, प्रकृति का प्रेमी है भाई, सभी लोग प्रकृति को लेकर के लिखा। तो जयशंकर प्रसाद जी प्रकृति को लेकर के, झील को लेकर के, झरना को लेकर के, नदी, तालाब, पहाड़, हिमालय, इस प्रकार की जी चीजें भी इनकी कविताओं में हमको देखने को मिलती है। सौंदर्य भावना का स्वर भी दिखा। जयशंकर प्रसाद सौंदर्य के कवि हैं। जयशंकर प्रसाद ने अपनी कविताओं में स्त्री की बात की है, स्त्री को कोमलता की बात की है, स्त्री की सुंदरता की बात की है, स्त्री के मन की सुंदरता भी हमें उनकी कविताओं में देखने को मिलती है। जैसे जयशंकर प्रसाद जी अपनी कविताओं में सुषमा, कोमलता, रंग, लय, संगीत जैसे हम चीजों को देखने को मिलता है। यानी जयशंकर प्रसाद क्या भाई सुंदरता की बात करते। कौन सी सुंदरता? मन की सुंदरता, नारी की तन की सुंदरता, नारी की मन की सुंदरता, नारी के कह सकते हो कि बाल की सुंदरता, केस की सुंदरता, उसके चाल की सौंदर्य के कवि है भाई जयशंकर प्रसाद। जिसे उन्होंने नारी की सुंदरता का गुणगान भी कह सकते अपनी कविताओं में किया है। यानी अगर आप देखेंगे जैसे जयशंकर प्रसाद है, कह सकते हैं कि महिलाओं की मन की सुंदरता की बात करते हैं या उसके यौवन की सुंदरता की बात करते हैं, यानी महिलाओं के बाल कैसे हैं, गाल कैसे हैं, होठ कैसे हैं, चाल कैसे है, इस प्रकार का कवि क्या है, सौंदर्य का कवि है भाई मेरे जयशंकर प्रसाद। तो इन्होंने सौंदर्य, सुंदरता और कह सकते प्रेम के कवि हैं, यानी इन्होंने प्रेम यानी सुंदर प्रेम को लेकर के भी कह सकते इन्होंने अपनी कविताओं को लिखा है। अध्यात्म, आत्म अनुभूति और व्यक्तिवाद का स्वर भी इनकी कविताओं में है। जयशंकर प्रसाद की अगर बात करोगे तो ये छायावाद के ऐसे कवि हैं जिन्होंने मैं को लेकर के, यानी जयशंकर प्रसाद जी की कविताओं में अगर हम देखेंगे तो दुख, दर्द, पीड़ा, इन सब चीजें को भी इन्होंने लिखा है। यानी छायावाद के कवि जो होते भाई मेरे ना एक खास तौर से थोड़े दुखी टाइप के लोग हैं, तो इन्होंने इनके जीवन में क्या दुख है, क्या दर्द है, क्या पीड़ा है,
इस प्रकार की कविताएं भी कह सकते हैं कि जैसे खास तौर से ये छायावाद के कवियों में हम लोगों को देखने को मिलती है। यानी छायावाद के कवि मैं को लेकर के काफी कविता लिखे, मेरे जीवन में क्या दुख है, क्या दर्द है, क्या पीड़ा है, ठीक है। विरह को लेकर के, यानी जब भाई प्रेमी, जब जैसे भाई मेरे प्रेमी प्रेमिका दो प्यार करते हैं तो हम इसको लोग बोलते हैं भाई मेरे संयोग या प्रेम बोलते हैं। लेकिन जब प्रेमी प्रेमिका बिछुड़ जाते हैं तो उसी को बोलता वियोग। तो वियोग रस की कविताएं भी कह सकते हैं जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है, और दुख को लेकर के, दर्द को लेकर के, और इस प्रकार की कविता भी लिखते हैं। जयशंकर प्रसाद की कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति का स्वर भी है। जयशंकर प्रसाद को भाई मेरे राष्ट्रवाद से बड़ा प्रेम है। जयशंकर प्रसाद जी अपनी कविताओं में इतिहास को लेकर के खूब लिखते हैं। भाई जयशंकर प्रसाद इतिहास को लेकर के, इतिहास में जो कैरेक्टर है उनको लेकर के खूब लिखेगा, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ठीक है। यह इस प्रकार के ऐतिहासिक कवि है। यानी जयशंकर प्रसाद जी कह सकते हैं ऐतिहासिक जो कैरेक्टर है उनके जरिए देश के क्रांतिकारियों में राष्ट्रवाद की भावना भरने की बात करते हैं। जयशंकर प्रसाद राष्ट्रवादी कवि कह सकते हो, राष्ट्र देशभक्ति को लेकर के लिखता है। जयशंकर प्रसाद जी अपनी कविताओं में मधुमय, पवित्रता, समृद्धता बताते हैं और देश की राष्ट्रीय चेतना को, क्योंकि भाई मेरे जब छायावादी कवि कविता लिखते थे उस समय हमारा देश भाई मेरे अंग्रेजों का गुलाम है। तो जयशंकर प्रसाद की कविताओं में भी अगर आप देखेंगे तो देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय स्वर उनकी कविताओं में हम लोगों को देखने को मिलता है। जैसे उन्होंने कविता लिखी, अरुणा यह मधुमय देश, देश हमारा सर्वाधिक प्रसिद्ध राष्ट्र गीतों में से एक है। तो भाई जयशंकर प्रसाद ने कह सकते देशभक्ति को लेकर के, राष्ट्रवाद को लेकर के, देश प्रेम को लेकर के इन्होंने कविताएं लिखी। क्योंकि 1918 से लेकर के 1936-38 तक जो छायावाद का समय है, इसमें जो कविताएं लिखी गई उस समय तो भाई मेरे देश गुलाम है। तो छायावाद के सभी कवियों की बात करूंगा, लगभग सबने ही कह सकते भाई मेरे राष्ट्रवाद को लेकर के, देशभक्ति को लेकर के, इसको लेकर के सबने लिखा है। अगला अगर देखेंगे भाई मेरे जयशंकर प्रसाद जी मानवता को लेकर के उन्होंने खूब लिखा है। यानी हम लोगों के मानवता की बात करते हैं, पूरी दुनिया में मानवता होनी चाहिए। जैसे हर आदमी को भाई प्रेम करना चाहिए, हमारे अंदर दया होनी चाहिए, हमारे अंदर करुणा होना चाहिए। तो कामायनी में इन्होंने मानवता की बात की। भाई दूसरे के दुख को देख करके हमें दुखी होना चाहिए, हमें इंसान से प्यार करना चाहिए, हमारे अंदर दया होनी चाहिए। इस प्रकार के भाव को लेकर के भी इन्होंने कविताएं लिखी, मानवतावाद को लेकर के। भाई प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, सबकी मदद करो, सबकी हेल्प करो, ठीक है। आपके मन के अंदर दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, प्रेम मोहब्बत भी होनी चाहिए। तो मानवता का स्वर भी कह सकते हैं जयशंकर प्रसाद की कविताओं में देखने को मिलता है। प्रेम का आध्यात्मिक स्वर, जयशंकर प्रसाद यहां प्रेमी किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं भाई मेरे अध्यात्म यानी भगवान से प्रेम करो, ईश्वर से प्रेम करो, व्यक्ति के मन से प्रेम करो, किसी के शरीर से प्रेम नहीं करना है, बल्कि भगवान से प्रेम करो, ईश्वर से प्रेम करो, ठीक है, गॉड से प्रेम करो। प्रेम में रहस्य और सौंदर्य दोनों का मेल जयशंकर प्रसाद की कविताओं में हम लोगों को देखने को मिलता है। जयशंकर प्रसाद की कविताओं में भाई दार्शनिक स्वर भी है, फिलोसफियल बातें भी करते हैं। जयशंकर प्रसाद जी अपनी कविताओं में गहरा चिंतन व्यक्त करते हैं। भाई मेरे जयशंकर प्रसाद अपनी कविताओं में कहते हैं जीवन क्या है, मनुष्य क्या है, ये जीवन मरण क्या, इस प्रकार की कविताएं भी करते हैं। यानी कवि जो है वो रहस्यवाद की यानी चिंतन भी करता है कि हम मनुष्य क्या है, जीवन क्या है, लाइफ क्या, इस प्रकार की कविताएं भी लिखते हैं। जैसे उनकी कविता भाई मेरे कामायनी है, उसमें उन्होंने मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक महाकाव्य माना जाता है। निष्कर्ष में मैं कह सकता हूं कि जयशंकर प्रसाद जी जो है भाई रहस्यवाद को लेकर के, प्रकृति की सुंदरता को लेकर के, नारी की सुंदरता को लेकर के, राष्ट्रवाद को लेकर के, देश प्रेम को लेकर के, प्रकृति प्रेम को लेकर के, इस प्रकार की कविताएं भाई मेरे जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। और कह सकते छायावाद के में सबसे पहला स्थान जयशंकर प्रसाद का था, जिन्होंने इस रहस्यवाद को लेकर के, प्रकृति की सुंदरता, स्त्री की सुंदरता, मन की सुंदरता, राष्ट्रवाद, देश प्रेम, मानवता को लेकर के, प्रेम को लेकर के, अध्यात्म को लेकर के और दार्शनिकता को, इस प्रकार की भाई मेरे अनेकों कविताएं जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। और जयशंकर प्रसाद इतिहास का भी भाई मेरे बड़ा गुणगान करते हैं। ऐतिहासिक कैरेक्टर जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के उन्होंने कविताएं लिखी हैं। अगर मैं बात करूं तो उन्होंने भाई भगवान राम के जो भाई है लक्ष्मण, उनकी पत्नी उर्मिला को लेकर के उन्होंने कविताएं लिखी हैं। तो यानी हिस्टोरिकल कवि है। यानी जयशंकर प्रसाद जी कह सकते हैं भाई इतिहास को आधार बना करके राष्ट्रवाद का गुणगान करते हैं। एक ऐसे कवि है भाई मेरे जयशंकर प्रसाद जो इतिहास का प्रेमी कवि है, वो ऐतिहासिक कविताएं ज्यादा लिखता है। इतिहास में जो कैरेक्टर हुए हैं, जैसे मैंने बोला लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, उस पर भी उसने कविता लिखी है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हैं, स्कंदगुप्त हैं, तो इन पर भी कविताएं जयशंकर प्रसाद ने लिखी। यानी
हमारे इतिहास में जो बड़े योद्धा हुए हैं और इतिहास में जिनके बड़े नाम है उनको आधार बना करके जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी कविताओं को लिखा है। तो भाई मेरे एग्जाम में अगर जयशंकर प्रसाद को लेकर के कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको यही लिख करके आना। कई बार हो सकता है वो पूछ लेते एक कवि के रूप में जयशंकर प्रसाद को बताइए, जयशंकर प्रसाद का प्रमुख स्वर बताइए, या जयशंकर प्रसाद की प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए, या एक कवि के बारे में जयशंकर प्रसाद के बारे में क्या जानते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन अगर जयशंकर प्रसाद को लेकर के आता तो आपको एग्जाम में यही लिख करके आना है जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताता हूं। अगले जो हमारे कवि रहेंगे भाई मेरे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनके काव्य की अंतर्वस्तु बताओ। और एक कवि के रूप में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करेंगे। तो यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी किस प्रकार की कविताएं लिखते हैं, इनके काव्य की अंतर्वस्तु देखेंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक कवि के रूप में कैसे इनकी अंतर्वस्तु देखेंगे और किस प्रकार की कविताएं लिखते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में भाई मेरे 100% पूछा जा सकता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी छायावाद के एक बड़े कवि माने जाते हैं, इनकी हम लोग बात करेंगे। देखो निराला जो है छायावाद के एक प्रमुख कवि हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने नव छायावाद को लेकर के, प्रयोगवाद को लेकर के और प्रगतिवाद को लेकर के उन्होंने कविता लिखी। जो निराला है उन्होंने भाई इनको विद्रोही कवि माना जाता है, क्योंकि ये समाज में जो विसंगतियां हैं, समाज में जो समस्याएं हैं उसके खिलाफ विद्रोह करते हैं। निराला भाई मेरे करुणा के कवि हैं, जैसे उन्होंने गरीब को लेकर के, भिखारी को लेकर के, इस भिखारी को लेकर के, तो निराला जो है एक प्रकार से बहुत करुणा का कवि है, बहुत प्रेम के कवि हैं। यानी प्रेम कैसे, यानी दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाते हैं। निराला भाई सुंदरता यानी सौंदर्य के कवि हैं, सौंदर्य को लेकर के लिखा है। मानवता का कवि है, प्रकृति को भी लेकर के और सामाजिक चेतना को लेकर के भी इन्होंने अपनी कविताओं को लिखा है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं में भाई हमको क्या क्या देखने मिलता है, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो उनकी कविता, उन्होंने किस किस विषयों पर कविता लिखी है। तो देखिएगा, व्यक्तिवाद और स्वतंत्र चेतना को लेकर के निराला जी ने कविता लिखी है। निराला सबसे पहला कवि है जिसने स्वतंत्रता का कवि माना जाता है। यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है भाई वो परंपराओं की बात नहीं करते हैं, वो जो पुरानी परंपरा है उसका विरोध करने वाला कवि कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है वो कहते हैं भाई पुरानी परंपराएं, जो पुराने रीति रिवाज उनको छोड़ दीजिए और उनको छोड़ करके आजाद होकर के हमें जीना जरूरी है। यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थक है। यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो स्वाभिमानी कवि है और विद्रोही कवि है। समाज में जो विसंगतियां हैं, समाज में जो समस्याएं हैं उसके खिलाफ विद्रोही कवि है। भाई मेरे विद्रोह कर दो, क्योंकि समाज में महिलाओं का शोषण है, समाज में पुलिस परेशान करती है, समाज में किसान का शोषण है, समाज में जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ विद्रोह का जो स्वर है वो हमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं में देखने को मिलता है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भाई विद्रोह को लेकर के और क्रांतिकारी चेतना को लेकर के कविता लिखे। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सबसे बड़ी विशेषता कि विद्रोही कवि है। जैसे समाज में भाई अमीरी है, गरीबी है, समाज में शोषण है, समाज में जो जमींदार है किसानों का शोषण करता है, समाज में जमींदार किसानों को ऋण दे करके परेशान करता है, समाज में पाखंड है, जातिवाद है, छुआछूत है। तो इन सारी समस्याओं के खिलाफ निराला ने अपनी कविताओं को लिखा। तो निराला जो कह सकते हैं जो सामाजिक विसंगतियां हैं, जो सामाजिक बुराइयां हैं, उनके विरोध में कविता लिखने वाला कवि कौन है भाई मेरे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। समाज में भाई छुआछूत है, समाज में शोषण है, समाज में अमीरी गरीबी है, समाज में जो किसानों को भाई जमींदार परेशान कर रहा है, समाज में पाखंड है, धार्मिक पाखंड है, समाज में कह सकते हो कि धर्म के आधार पर भेदभाव है। तो इन सब का विरोध में अगर किसी ने कविता लिखे तो भाई मेरे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपनी कविताओं को लिखा है। ठीक है, जैसे निराला जी ने कविता लिखी है भाई वह तोड़ती पत्थर, जिसमें वो एक जो मजदूर महिला पत्थर तोड़ रही है, महिलाओं के शोषण और श्रम को लेकर के उन्होंने कविता लिखी है। दूसरा निराला जो करुणा का कवि है। तो निराला जैसे निराला का जो मन है यानी जो हृदय बहुत ही संवेदनशील है, बहुत सेंसिटिव कवि है निराला। तो निराला ने भाई गरीब को लेकर के कविता लिखी है, निराला ने दलितों को लेकर के, आदिवासियों को लेकर के, निराला स्त्री को लेकर के, पीड़ित को लेकर के, शोषित को लेकर, यानी निराला जो है जनता के दुख दर्द को गाने वाला कवि है। यानी निराला सिर्फ मानवता की बात नहीं करते हैं, बल्कि जो महिलाओं का जो दुख है, दर्द है, जो आदिवासियों का दुख दर्द है, जो गरीब का दुख है, या जो जिन लोगों का शोषण दमन हो रहा है, उनके स्वर कह सकते हैं हमें निराला की कविताओं में देखने को मिलता है। निराला जो है भाई मेरे समाज सुधार की बात करते हैं। निराला जो है भाई मेरे अपनी कविताओं के जरिए परिवर्तन की बात करता है।
निराला का माना कि समाज में बदलाव आना चाहिए और समाज में बदलाव क्रांति के जरिए आएगा। ठीक है, हमें समाज में जो समस्या है उनके खिलाफ विद्रोह करना जरूरी है। निराला भाई अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाला कवि है। निराला की ऐसी बहुत सारी कविताएं भाई मेरे, जिन्होंने उसमें कहा कि भाई जो समाज में अन्याय है, ठीक है, समाज में जो अन्याय हो रहा है, जमींदार किसानों को परेशान करता है, इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी पड़ेगी। समाज सुधार की बात भी कह सकते हैं, निराला अपनी कविताओं में करते हैं। समानता की बात करते हैं, क्योंकि समाज में जातिवाद है, समाज में छुआछूत है, इसलिए समाज में समानता, भाई सबको बराबर मानो। निराला जो स्त्री की स्वतंत्रता की बात करते हैं, भाई स्त्रियां लंबे समय से पुरुषों के कंट्रोल में है, पुरुषों के कब्जे में है। सामाजिक भेदभाव के खिलाफ लिखने वाला कवि कौन है भाई मेरे? निराला है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है समाज सुधार की बात करते हैं, समाज में बदलाव होना चाहिए और एक बदलाव समाज में तभी होगा जब भाई में क्रांति होगी। ठीक है, यानी क्रांति के जरिए सामाजिक बदलाव की बात कौन करता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वो कहते हैं कि समाज में जो अन्याय है, समाज में जो शोषण है, समाज में जो स्त्रियों के साथ शोषण दमन हो रहा है, समाज में जो जाति के आधार पर भेदभाव है, इसको, इन भेदभाव को लेकर के कविता लिखने वाले कवि कौन है भाई? निराला जी हैं। तो समाज सुधार के सबसे बड़े समर्थक निराला जी हैं। प्रकृति प्रेमी कवि भी भाई मेरे निराला है। तो निराला ने भी कह सकते हैं अपनी भावनाओं को लिखने के लिए उन्होंने प्रकृति का सहारा लिया। निराला कहते हैं भाई प्रकृति केवल सजावट की वस्तु नहीं है, प्रकृति जो है, यानी निराला अपने जीवन के संघर्ष को दिखाने के लिए उन्होंने प्रकृति का सहारा लिया। जैसे निराला भी भाई, जैसे झील है, झरना है, नदी है, तालाब है, पहाड़ है, इसके जरिए अपने दुख, दर्द और संघर्ष को लिखने वाला कवि कौन है भाई मेरे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो निराला जी भी कह सकते हैं उन्होंने प्रकृति की सुंदरता का गुणगान करके अपनी भावनाओं को बताया है। समाज में जो संघर्ष है उसकी बात करते हैं, यानी निराला ने अपनी कविताओं में कह सकते हो कि प्रकृति की सुंदरता के जरिए सामाजिक संघर्ष की बात की है, उनके जीवन में जो दुख है, दर्द है, उसको बताने का प्रयास। तो प्रकृति की सुंदरता का गुणगान भी कह सकते हैं हमें निराला की कविताओं में देखने को मिलता है। जैसे निराला की बात करें, निराला भाई करुणा का कवि है और शोक का स्वर है। निराला ने कह सकते भाई, निराला जो अत्यंत दुखी है, बहुत दुखी कवि है, अपने जीवन में भी पर्सनली तौर से भी आज दुखी थे और इन्होंने काफी दुख दर्द की खूब कविताएं लिखी है। निराला के जीवन में खूब दुख है, क्योंकि इनकी पत्नी इनको छोड़कर के चली गई थी, इनका कम उम्र में इनके बेटे की मृत्यु हो गई थी। निराला भाई मेरे बहुत गरीब थे, तो इसलिए इनके जीवन में खुद भी बहुत ज्यादा दुख रहा है, इसलिए दुख दर्द पीड़ा का कवि कौन है? निराला है। तो निराला ने कह सकते सरोज स्मृति में उनकी पुत्री की मृत्यु पर उन्होंने एक बड़ा ही मार्मिक कविता लिखी। जब इनकी लड़की की डेथ हो जाती है तो इन्होंने सरोज स्मृति लिखी है, जिसमें अपनी एक पिता जो है अपनी पुत्री यानी लड़की के मौत होने पर किस प्रकार से दुखी है, उस दुख दर्द को लिखने वाला कवि कौन है भाई? निराला है। तो निराला जो है शोक का कवि है। इन्होंने जीवन के जो दुख है, जो दर्द है, उसको कह सकते हैं उन्होंने अपनी कविताओं में पिरोने का प्रयास किया, लिखने का प्रयास किया है। निराला भाई मेरे प्रेम के कवि भी हैं। निराला ने भाई प्रेम को लेकर के भी लिखा है। वो केवल रहस्यवादी प्रेम नहीं, बल्कि निराला भाई प्रेम की कविताएं भी, जैसे मन की कोमलता को लेकर के, भावुकता को लेकर के, आध्यात्मिक प्रेम की भी बात करते हैं और मानवीय प्रेम की बात करते हैं। भाई हमें सबसे प्रेम करना चाहिए, हमें मानव से प्रेम करना चाहिए, हमें उसकी मदद करें। तो प्रेम के कवि भी आए भाई कौन है? निराला है। तो प्रेम को लेकर के, सौंदर्य को लेकर के, इस प्रकार की कविताएं भी कह सकते हैं हमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी लिखते हैं। अध्यात्म और दर्शन को लेकर के आध्यात्मिक कवि भी भाई निराला है। निराला छायावाद के कवि तो जरूर है, इन्होंने कह सकते हैं अध्यात्मवाद, जैसे निराला मनुष्य को लेकर के, प्रकृति को लेकर के, समय को लेकर के, अध्यात्म मतलब समझते हो कि जब कभी आत्मा, परमात्मा, ईश्वर जब इस प्रकार की कविता लिखता है तब हम लोग कहते हैं भाई जो कवि है अध्यात्मवाद को ले। तो निराला आध्यात्मिक कवि भी है और इन्होंने कह सकते हो भाई समय को लेकर के, मृत्यु को लेकर के, जीवन को लेकर के, कह सकते हैं भगवान को लेकर के, पाप पुण्य को लेकर के, इस प्रकार की कविताएं भी लिखते हैं। आध्यात्मिक कवि कौन है भाई मेरे? निराला है। निराला जो है भाषा की स्वतंत्रता का कवि है। निराला की कविताओं में देखोगे तो कई प्रकार की भाषाएं, निराला अपनी कविताओं में स्वर का प्रयोग करते हैं, लय का प्रयोग करते हैं, छंदों का प्रयोग करते हैं और अलंकारिक भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं, निराला जी अपनी कविताओं में करते हैं। तो निराला भाई मेरे एक विद्रोही कवि है जो समाज के खिलाफ विद्रोह की बात करता है। और सूर्यकांत, अगर मैं त्रिपाठी निराला की बात करूं तो ये भाई ये इन्होंने दुख दर्द को खूब लिखा है और समाज के खिलाफ बगावत की बात करते, विद्रोही कवि है जो कहता कि समाज में महिलाओं के खिलाफ शोषण है, समाज में जो भाई मेरे जमींदार है किसानों का, मजदूरों का शोषण करता है, समाज में जो महिलाओं के खिलाफ समस्या है। तो कह सकते हैं इन्होंने सामाजिक दुख को लिखने का प्रयास किया है, क्योंकि भाई निराला के खुद के जीवन में दुख था, पत्नी की जल्दी डेथ हो गई है, बेटी की डेथ हो गई थी, तो
ये खुद भी दुखी थे। तो कह सकते जो समाज में जो दुख है, दर्द है, जो पीड़ा है, उसके लिखने का प्रयास कौन किया भाई मेरे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो निराला कैसे कवि भाई मेरे? विद्रोही कवि है। मानवता को लेकर के कविता लिखा, करुणा को लेकर के कविता लिखा, सामाजिक चेतना की बात करते हैं, प्रकृति प्रेम की बात करते हैं, सुंदरता को लेकर के इन्होंने कविता लिखी और प्रगतिशील दृष्टिकोण भी है। निराला चाहते कि भाई समाज में बदलाव आए, समाज में परिवर्तन आए, समाज में लोग जागरूक हों, समाज में महिलाएं भी सर उठा करके जी सकें, वो भी चल सकें, और समाज में जो समस्याएं हैं उसके खिलाफ हमें आवाज उठाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। इस प्रकार की कविताएं कह सकते हैं भाई मेरे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है। तो भाई मेरे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को बताइए, तो मैं जो आपको बता रहा हूं एग्जाम में आपको सेम टू सेम यही लिख करके आना है, क्योंकि भाई मेरे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इसके आने की है भाई मेरे सबसे ज्यादा संभावना रहती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन करेगा भाई मेरे, भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां बताएं। और भाई मेरे भारतेंदु को लेकर के आपको एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा भारतेंदु वाला। तो भाई भारतेंदु जो कह सकते हिंदी साहित्य में और खड़ी बोली हिंदी में लिखने वाला पहला कवि है। तो भारतेंदु की काव्य की भाई भारतेंदु जिस समय कविता लिख रहे हैं ना, तो भारतेंदु खास तौर से राष्ट्रवाद को लेकर के, देशभक्ति को लेकर के, समाज सुधार को लेकर के, इस प्रकार की कविताएं जो है भारतेंदु की हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो भाई भारतेंदु को लेकर के अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो जो मैं बता रहा हूं लगभग यही आपको लिख करके आना होगा, ठीक है। तो देखो भारतेंदु जो है नव जागरण के प्रमुख कवि हैं। भारतेंदु की कविताओं में राष्ट्रीय चेतना, समाज सुधार, यथार्थवाद, करुणा और भाषा की शुद्धि की बात की गई है। उन्होंने छायावाद से पहले के कवि कौन है भाई मेरे? भारतेंदु है। और भारतेंदु ने भाई मेरे किस प्रकार की कविताएं लिखी हैं? जिसे राष्ट्रवाद और देशभक्ति को लेकर के भाई मेरे भारतेंदु ने सबसे ज्यादा कविताएं लिखी हैं। भारतेंदु देखो भारतेंदु जब कविता लिखी उस समय भाई मेरे देश गुलाम है। तो भारतेंदु ने कह सकते हैं पहला कवि है जिसने राष्ट्रवाद को लेकर कविता लिखी। तो भारतेंदु भाई मेरे देश प्रेम को लेकर के, स्वतंत्रता को लेकर के, अंग्रेजों के खिलाफ विरोध को लेकर के, भारतीय गौरव को लेकर के इन्होंने कविताएं लिखे। जिसे भारतेंदु की कविता भाई मेरे वंदे मातरम, और इन्होंने कह सकते हैं अपनी कविताओं में राष्ट्रवाद, देशभक्ति, इस प्रकार की कविताएं खूब लिखी है। क्योंकि भारतेंदु जब कविता लिख रहे उस समय भाई मेरे हमारा देश गुलाम था और अंग्रेज हमारे देश पर शोषण दमन करते थे। तो भारतेंदु ने कह सकते राष्ट्रवाद, देशभक्ति को लेकर के उन्होंने कविताएं लिखी है, क्योंकि उस समय भाई मेरे देश गुलाम था। और कहा जाता है कि भारतेंदु नहीं कह सकते भाई मेरे खड़ी बोली हिंदी में कविता लिखने वाले कवि थे, या यहीं से कह सकते इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। भारतेंदु भाई मेरे उनकी कविताओं में समाज सुधार की प्रवृत्ति भी है, क्योंकि भारतेंदु ने अपनी कविताओं में भाई जो सामाजिक कुरीतियां हैं, जो सामाजिक समस्याएं हैं, उनको लेकर के भी उन्हें कविता लिखी। जैसे समाज में दहेज है, समाज में अंधविश्वास है, समाज में स्त्री शिक्षा नहीं है, समाज में जातिवाद है, समाज में भेदभाव है, समाज में गरीबी है। इन समस्याओं को पर लेकर के कह सकते उन्होंने खुल करके अपनी कविताओं को लिखा है। नहीं भाई मेरे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है उन्होंने अपनी उनकी अगर कविताओं को पढ़ेंगे तो खासतौर से उन्होंने दहेज को लेकर के, अंधविश्वास को लेकर के, जातिवाद को लेकर के, भेदभाव को लेकर के, तो सामाजिक जो बुराइयां हैं उन बुराइयों के विरोध में कह सकते हैं भाई मेरे भारतेंदु ने अपनी कविताओं को लिखा है। महिलाओं की स्वतंत्रता की बात करते हैं, और भाई समाज में जो अंधविश्वास है, धर्म के नाम पर जो अंधविश्वास है, जाति के नाम पर जो भेदभाव फैला हुआ है, इस प्रकार की कविताएं कह सकते हैं भाई मेरे भारतेंदु की हम लोगों को देखने मिलती है। यथार्थवाद का कवि है, यानी कह सकते हैं कि भारतेंदु ने सामाजिक सच्चाई को लिखा है। भारतेंदु पहले कवि थे जिन्होंने निष्पक्ष तरीके से, ईमानदारी तरीके से सामाजिक समस्याओं को लिखने की बात की। भारतेंदु भाई कोई काल्पनिक कवि नहीं है, कल्पना में नहीं जीता है, प्रेम मोहब्बत में नहीं है, बल्कि भारतेंदु ने कह सकते कि वास्तविक सच्चाई को अपनी कविताओं के माध्यम से लिखा है। भाई जीवन की सच्चाई क्या है? भाई हमारे देश में गरीबी है, जनता का शोषण हो रहा है, इस प्रकार की कविताएं भारतेंदु की है। भारतेंदु कोई प्रेम को लेकर के नहीं कि भाई बहुत प्रेमी हो गए हैं, बल्कि उनको पता है कि समाज में तमाम समस्याएं हैं, इन समस्याओं को हटाना जरूरी है। तो भारतेंदु असलियत को लिखता है, सच्चाई को लिखता है, कोई काल्पनिक कवि नहीं, कल्पना में जीने वाला कवि भारतेंदु नहीं है। भारतेंदु राष्ट्रवाद का कवि है, भारतेंदु ने देशभक्ति की कविताएं लिखी है। तो रियलिटी में यानी जो सामाजिक सच्चाई है, उस सामाजिक यथार्थ को या उस सामाजिक सच्चाई को लिखने वाले कवि कौन है भाई मेरे? भारतेंदु हैं, ठीक है। जनता की गरीबी, जनता के दुख, जनता के शोषण को लिखने वाला कवि कौन है भाई मेरे? भारतेंदु है। भारतेंदु नव जागरण के कवि हैं। भारतेंदु ने अपनी कविताओं के माध्यम से
समाज में चेतना की बात की। भारतेंदु कहते भाई समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण आना चाहिए, समाज में प्रगतिशील बात होनी चाहिए, सामाजिक विकास की बात करने वाला कवि कौन है भाई मेरे? भारतेंदु है। तो भारतेंदु सामाजिक बदलाव की बात करते हैं, समाज सुधार की बात करते हैं, समाज को आगे बढ़ना चाहिए, समाज को तरक्की करना चाहिए, हमें पिछली जो चीजें हैं जो बातें उसको नहीं, यानी रूढ़िवादी नहीं होना चाहिए, पुरानी परंपराओं को फॉलो मत करो बल्कि जीवन में आगे बढ़ो, वैज्ञानिक तरीके से सोचो, समाज में सुधार लाओ, जातिवाद छुआछूत मत करो। इस प्रकार की कह सकते कविताएं कह सकते भाई मेरे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखी है। तो भारतेंदु समाज में एक परिवर्तन की बात करते हैं, बदलाव की बात करते हैं। इसका समर्थक कौन है भाई मेरे? भारतेंदु है। भारतेंदु ने भाई करुणा और दया की भी प्रवृत्ति बहुत है। भारतेंदु ने कह सकते हो कि उन्होंने अपनी कविताओं में गरीबों को लेकर के, दलितों को लेकर के, स्त्रियों को लेकर के, जो शोषित वर्ग है इनके दुख दर्द को भी लिखने का प्रयास किया। भारतेंदु केवल करुणा का कवि नहीं है बल्कि उन्होंने समाज में जागरूकता पैदा करने का भी प्रयास किया है। तो भारतेंदु ने अपनी कविताओं के माध्यम से स्त्रियों की बात करता है, दलितों की बात करता है, किसानों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं। तो समाज में जो विसंगतियां हैं, समाज में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को भी कह सकते हैं भाई मेरे भारतेंदु ने लिखने का प्रयास किया है। जो तमाम समस्याएं हमारे समाज में व्याप्त हैं या हमारे समाज में फैली हुई हैं, उन समस्याओं के खिलाफ भी कह सकते लिखने का प्रयास किसने किया भाई मेरे? भारतेंदु ने किया है। भारतेंदु भाई मेरे भाषा की भी बात करते हैं। भारतेंदु ने अपनी कविताओं में सरल भाषा में लिखा है, शुद्ध भाषा में लिखा है। भारतेंदु कह सकते हैं इन्होंने हिंदी खड़ी बोली में अपनी कविताओं को लिखा। भारतेंदु ने अपनी कविताओं में सरल भाषा का प्रयोग किया है, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। भारतेंदु व्यंग्यात्मक भाषा लिखते हैं, व्यंग का कवि है, समाज में कटाक्ष करते हैं, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लिखने वाले कवि कौन है भाई? भारतेंदु हैं। भारतेंदु ने अपने नाटकों के जरिए भी समाज सुधार की बात करते हैं। भारतेंदु अपनी कविताओं में सरल भाषा का प्रयोग करते हैं, सहज भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, जिन भाषाओं को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। भारतेंदु ने हिंदी भाषा को सुसंगठित, परिमार्जित और योग्य बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया। भारतेंदु हास्य व्यंग की भी कविता लिखते हैं। भारतेंदु केवल हंसी मजाक वाली भी भाई मेरे बहुत सारी कविता है। भारतेंदु ने अपनी कविताओं हास्य व्यंग के श्रेष्ठ कवि भाई भारतेंदु है। भारतेंदु भाई समाज की जो समस्याएं हैं उनको हंसी हंसी मजाक मजाक में बताने वाला कवि है। भारतेंदु सरकारी भ्रष्टाचार को लेकर के लिखता है। भारतेंदु हमारे समाज में जो पाखंड है, हमारे समाज में जो जातिवाद है, इसको हास्य व्यंग के जरिए दिखाने का प्रयास किसने किया? भारतेंदु ने किया। भारतेंदु व्यंग के जरिए और हास्य के जरिए कह सकते हैं अपनी सामाजिक समस्याओं को लिखने की बात की है। समाज में भ्रष्टाचार है, समाज में तमाम बुराइयां, इन पर व्यंग और हास्य करते हुए कवि कौन है भाई मेरे? भारतेंदु हैं। भारतेंदु धर्म और अध्यात्म की बात करते हैं। भारतेंदु का कहना है कि हमें बहुत ज्यादा रूढ़िवादी नहीं बनना है, पुरानी परंपराओं को नहीं, बल्कि हमें नैतिकता होनी चाहिए, हमें ईमानदारी होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। भारतेंदु धर्म और अध्यात्म को संतुलित करने की बात करता है। हमें बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं होना है, हमें बहुत ज्यादा रूढ़िवादी नहीं, पुरानी परंपराओं को नहीं होना, बल्कि मनुष्य को नैतिकता का पालन करना चाहिए, मनुष्य में ईमानदारी होनी चाहिए, मनुष्य में सच्चाई होनी चाहिए। इस प्रकार की बातें करने वाला कवि कौन है भाई मेरे? भारतेंदु है। भारतेंदु ने कह सकते हैं संस्कृति गौरव का भी किया, यानी भारतेंदु जो भाई इतिहास को लेकर के खूब लिखते हैं, हमारे कल्चर को लेकर के खूब लिखा। भारतेंदु ने अपनी कविताओं में हमारा जो कल्चर है, खान पान है, पहनावा है, संस्कृति है, सभ्यता है, यानी संस्कृति से गहरा प्रेम रखने वाला कवि कौन है भाई मेरे? भारतेंदु है। भारतेंदु ने कह सकते भाई जो हमारा प्राचीन इतिहास है, जो हमारी सभ्यता है, इनका गुणगान भी करते हुए भारतेंदु अपनी कविताओं में नजर आते हैं। और भारतेंदु ने कह सकते हैं हमारा जो इतिहास है, इतना स्वर्णिम इतिहास है, उस इतिहास का गुणगान भी हमें भारतेंदु की कविताओं में देखने को मिलता है। जो हमारी भारतीय सभ्यता है, उस भारतीय सभ्यता का गुणगान भी कह सकते हो कि भारतेंदु अपनी कविताओं में करते हैं। और इसका हमारा जो कल्चर है, हमारा जो पहनावा है, हमारा जो खान पान है, हमारी जो बोली है, भाषा है, इसका गुणगान भी कह सकते हैं भारतेंदु की कविताओं में हम लोगों को देखने को मिलता है। निष्कर्ष कैसे लिखोगे? भारतेंदु भाई राष्ट्रवाद को लेकर के कविता लिखते हैं, भारतेंदु समाज सुधार को लेकर के कविता लिखते हैं, यथार्थवाद को लेकर के, समाज नव जागरण यानी समाज को जगाने का प्रयास करते हैं। भारतेंदु ने करुणा को लेकर के, भारतेंदु की भाषा बहुत बढ़िया, बहुत क्लिष्ट हिंदी में लिखते हैं, बहुत खड़ी बोली में कविता लिखते हैं। हास्य व्यंग को लेकर के भारतेंदु ने कविता लिखा और हमारी संस्कृति का गौरव गान भी कह सकते हैं भारतेंदु की कविताओं में देखने को मिलता है भाई मेरे। अध्यात्म का कवि है भारतेंदु भी भाई, ईश्वर की, परमात्मा की बात अपनी कविताओं में करते हैं। और भारतेंदु कह सकते हैं हिंदी साहित्य का आधुनिक कवि है और इनको कह सकते हैं
हिंदी यानी जो खड़ी बोली हिंदी है उसका जनक कवि माना जाता है। और भारतेंदु को लेकर के भाई मेरे आपके एग्जाम में 100% कह सकता हूं क्वेश्चन आएगा आप 200%। और जितने मैं क्वेश्चन कर रहा हूं सारे करके जाना है, कोई भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। जो जो बता रहा हूं सारा करना है भाई मेरे। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट कवि है भाई मेरे, द्विवेदी। द्विवेदी युगीन हिंदी काव्य क्या है, और द्विवेदी युग को लेकर के आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। द्विवेदी युग की अगर मैं कवियों की बात करूं जैसे मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔसद, राम नरेश त्रिपाठी, नाथूराम शंकर और शिव शरण गुप्ता। ये द्विवेदी युग के, द्विवेदी युग में भाई मेरे किस प्रकार से कविता लिखी गई, जैसे भारतेंदु है उसी प्रकार से कह सकते हो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका पूरा नाम है, ठीक है। ठीक है, तो द्विवेदी युग, द्विवेदी को लेकर के आपको एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछेगा भाई मेरे, याद रखिएगा। द्विवेदी को लेकर के आएगा कि द्विवेदी युग में किस प्रकार की कविताएं लिखी गई, द्विवेदी युग की साहित्यिक प्रवृत्तियां बताओ, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर बात करूं तो इनका नाम क्या भाई मेरे, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, याद रखिएगा, ठीक है। क्या है, महावीर प्रसाद द्विवेदी इनका पूरा नाम है, बट इनको द्विवेदी द्विवेदी कहते हैं। तो द्विवेदी युग में भाई मेरे किस प्रकार की कविताएं लिखी गई, तो द्विवेदी जब युग आया तो द्विवेदी युग में कह सकते हैं कि कवियों ने भाई मेरे राष्ट्रवाद को लेकर के, क्योंकि उस समय देश गुलाम है भाई मेरे, जिस प्रकार से कह सकते कि भारतेंदु युग में राष्ट्रवाद को लेकर के कविताएं लिखी जा रही थी, उसी प्रकार से भाई मेरे द्विवेदी युग में भी कवियों ने राष्ट्रवाद को लेकर के, जन जागरण को लेकर के, समाज सुधार को लेकर के, देशभक्ति को लेकर के, इस प्रकार की कविताएं भी कह सकते भाई मेरे द्विवेदी युग में लिखी जा रही थी। द्विवेदी युग के कवियों ने, क्योंकि उस समय देश गुलाम है, समझ रहे हो, तो द्विवेदी युग भाई मेरे कह सकते 1803 से 1903 से लेकर के 1918 तक का जो समय है द्विवेदी युग है। द्विवेदी युग के समय भी कह सकते भाई मेरे देश गुलाम था, तो इस समय राष्ट्रवाद को लेकर के, देशभक्ति को लेकर के, समाज सुधार को लेकर के इस प्रकार की कविताएं खूब लिखेगी। द्विवेदी युग में कह सकते जो उपेक्षित है, दलितों को लेकर के, आदिवासियों को लेकर के, किसानों को लेकर के, इनका स्वर भी कह सकते द्विवेदी युग की कवियों ने खूब लिखा है, क्योंकि उस समय कह सकते जो भाई जिस प्रकार से जमींदार किसानों का शोषण करते थे, दमन करते थे, इस प्रकार की कविताएं भी कह सकते भाई मेरे द्विवेदी युग में लिखी गई। द्विवेदी युग के कवियों ने कहे स्वच्छंदवादी कवि हैं। द्विवेदी युग के कवियों ने भाई स्वतंत्रता को लेकर के, स्वाभिमान को लेकर के और आत्म व्यक्ति को लेकर के इस प्रकार की कविताएं भाई द्विवेदी युग में लिखी गई। द्विवेदी युग के कवियों ने भाई प्रकृति के ऊपर भी खूब लिखा। द्विवेदी युग में प्रकृति की सुंदरता को लेकर के, प्रकृति में जैसे झील, झरना, नदी, पहाड़, तालाब, प्रकृति को स्थान भाई मेरे खूब मिला। द्विवेदी युग के कवियों ने कह सकते हैं प्रकृति को आधार बना करके अपनी कविताएं खूब लिखी। द्विवेदी युग के कवियों को भी अगर आप देखेंगे तो इस समय के जो कवि हैं उन्होंने प्रकृति को लेकर के, नेचर को लेकर के, इसका जिक्र भी भाई मेरे द्विवेदी युग के कवि खूब करते हैं, क्योंकि प्रकृति का सुंदरता का गुणगान जो है वो द्विवेदी युग के कवियों में हमें देखने को मिलता है। द्विवेदी युग के कवियों ने भाई इतिहास को आधार बनाकर के खूब लिखा। द्विवेदी युग की सबसे बड़ी खासियत है इस समय का जो कवि थे इतिहास का गुणगान खूब करते हैं। द्विवेदी युग के कवियों में अगर आप देखोगे जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के, मौर्य काल को लेकर के, गुप्त काल को लेकर के, राम को लेकर के, कृष्ण को लेकर के, यानी जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर है, ऐतिहासिक जो लोग हैं उनको आधार बना करके द्विवेदी युग में भाई मेरे खूब सारी कविताएं लिखी गई। द्विवेदी युग में अगर आप देखोगे प्रेम को लेकर के भाई मेरे खूब सारी, यानी द्विवेदी युग के कवियों ने प्रेम की बात की, और कैसा प्रेम, ईश्वरीय प्रेम की बात करते हैं, और ऐसा प्रेम जिसमें वासना नहीं है, मानवीय प्रेम की बात करते हैं। तो प्रेम को लेकर के भी कह सकते कविताएं जब लिखी गई, कहां पर लिखे भाई मेरे द्विवेदी युग में। तो द्विवेदी युग के कवियों ने कह सकते भाई प्रेम को लेकर के भी इन्होंने खूब सारी कविताएं लिखी, इतिहास को आधार बना करके, और इतिहास का गुणगान कह सकते हैं द्विवेदी युग की कवियों में हम लोग देखने को मिलता है। द्विवेदी युग में अगर आप लोग देखोगे जन जागरण को लेकर के, समाज सुधार को लेकर के, देशभक्ति को लेकर के, दलितों को लेकर के, आदिवासियों को लेकर के, और सुंदरता भाई प्रकृति की सुंदरता, जिसे हमने बात की ना, प्रकृति की सुंदरता गुणगान भी द्विवेदी युग के कवि करते हैं। स्त्री की सुंदरता, स्त्री की मन की सुंदरता, इस प्रकार की कह सकते कविताएं भाई मेरे द्विवेदी युग में भी लिखी जा रही थी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है उनका समय भाई मेरे कब से माना जाता है, तो आप कह लीजिए 1900 से लेकर के मान लो या 1918 तक कह लीजिए, 1900 से लेकर के 1918 तक का जो समय है यही द्विवेदी युग है। और इस समय कह सकते कि जो कविताएं लिखी गई उसमें भाई मेरे उस समय देश गुलाम है, तो सभी कवि कह सकते अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ, दमन के खिलाफ, क्योंकि उस समय भाई क्रांति हो रही ना, देश में कई सारे आंदोलन चल रहे थे। तो द्विवेदी के कवियों ने कह सकते अंग्रेजों के खिलाफ, राष्ट्रवाद के खिलाफ, देशभक्ति को लेकर के खूब कविताएं लिखी। उस समय हमारे समाज में शोषण दमन भी है, जातिवाद है, छुआछूत है, भेदभाव है, धार्मिक पाखंड है, आडंबर है, इसको लेकर के भी भाई मेरे कविता लिखी गई।
द्विवेदी युग में कह सकते हैं प्रकृति के प्रेम को लेकर के, प्रकृति का गुणगान भी खूब किया, ठीक है। प्रकृति के जरिए इस समय के जो कवि थे अपनी मन की बात करते थे। द्विवेदी युग के कवियों ने कह सकते हैं भाई इतिहास को आधार बना करके खूब लिखा। इतिहास में अगर आप देखोगे जैसे गुप्त काल, मौर्य काल, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इसका मगध का बात किया है, तो इतिहास को आधार बना करके भी कह सकते हैं भाई मेरे द्विवेदी युग में काफी कविताओं को लिखा गया है। द्विवेदी युग के कवियों ने प्रेम को लेकर के लिखा, क्योंकि प्रेम कवि ज्यादातर कवि जैसे मन के प्रेम को लिखा, ईश्वरीय प्रेम का गुणगान भी कह सकते हैं द्विवेदी युग की कविताओं में हम लोगों को देखने को मिलता है। तो भाई मेरे द्विवेदी युग को लेकर के अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता तो आपको यही लिख करके आना है जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि द्विवेदी युगीन साहित्य द्विवेदी युग की कविताओं को लेकर के आपसे जरूर पूछेगा। द्विवेदी युग में भी अगर आप देखोगे तो सरल भाषा में, सहज भाषा में कविता लिखी गई, और द्विवेदी युग में जो भी कविताएं हैं वो खड़ी बोली हिंदी में लिखी जा रही थी। याद रखिएगा, यहाँ भाषा कैसी है, खड़ी बोली हिंदी है। द्विवेदी युग के कवियों ने कह सकते अलंकारों का प्रयोग किया, छंदों का प्रयोग किया, मुहावरों का प्रयोग किया, अपनी कविताओं में इन लोगों ने किया। तो ये अगर क्वेश्चन आता तो भाई मेरे आपको यही लिख करके आना जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर बताता हूं। अगला जो हमारा चैप्टर का भाई मेरे मैथिली शरण गुप्त और उनकी कविताओं का। अगर आपके एग्जाम में मैथिली शरण गुप्त का क्वेश्चन भाई मेरे आपको देखने को मिलेगा, तो मैथिली शरण गुप्त की अगर मैं बात करूं ना, ये किस प्रकार की कविताएं लिखते हैं, तो मैथिली शरण गुप्त भाई इतिहास को आधार बना करके इन्होंने खूब कविता लिखी है। ऐतिहासिक कविताएं अगर कोई लिखता है तो मैथिली शरण गुप्त है। इतिहास में जैसे चंद्रगुप्त मौर्य है, गुप्त काल है, मौर्य काल है, इसका गुणगान कह सकते भाई मेरे मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में हमको देखने को मिलता है। क्योंकि आपको एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा कि मैथिली शरण गुप्त का इतिहास बोध बताइए, या मैथिली शरण गुप्त की नारी सम्मान की भावना बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा मैथिली शरण गुप्त को लेकर के। तो मैथिली शरण गुप्त जो है भाई मेरे ये इतिहास को आधार बना करके खूब कविता लिखते हैं। जैसे इतिहास में जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ठीक है, या कह सकता हूं कि जैसे भगवान राम है, कृष्ण है, यानी ऐतिहासिक जो कैरेक्टर हुए ना उसको आधार बना करके भाई मेरे मैथिली शरण गुप्त अपनी कविताओं को लिखते हैं। दूसरा, नारी सम्मान की भावना, महिलाओं का सम्मान भाई मेरे मैथिली शरण गुप्त खूब करते हैं। महिलाओं की मन की सुंदरता की बात करते हैं, महिलाओं के स्वाभिमान की बात करते हैं, महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। नारी सम्मान की जो भावना है वो मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में खूब मिलती है। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं भाई हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, महिलाओं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, महिलाओं को इज्जत मिलनी चाहिए। महिला, क्योंकि महिलाएं जो भाई पुरुषों के कंट्रोल में है, महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। क्योंकि हमारा जो समाज है महिलाओं के साथ शोषण करता है, दमन करता है, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं। तो नारी सम्मान की, नारियों की रिस्पेक्ट में कई सारी कविताएं लिखने वाला कवि कौन है भाई मेरे मैथिली शरण गुप्त जी हैं। दूसरा, मैथिली शरण गुप्त भाई राष्ट्रवाद को लेकर के, मैथिली शरण की कविताओं में अगर आप देखोगे तो राष्ट्रवाद, देशभक्ति, देश प्रेम को लेकर के भी इन्होंने कविताएं खूब लिखी है। तो मैथिली शरण गुप्त जैसे जब कविता लिखते उस समय भाई मेरे, और एक बात बता दूं, मैथिली शरण गुप्त को भाई मेरे राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। तो मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रवादी कवि है भाई मेरे। इन्होंने देशभक्ति को लेकर के, राष्ट्रवाद को लेकर के, देश प्रेम को लेकर के उन्होंने खूब कविता लिखी। दूसरा, समाज सुधार को लेकर के उन्होंने खूब लिखी। जो सामाजिक समस्याएं, समाज में गरीबी है, समाज में जातिवाद है, समाज में छुआछूत है, समाज में भेदभाव है, इस प्रकार की भी कह सकते कविताएं हम लोगों को किसकी भाई मेरे मैथिली शरण गुप्त जी की देखने को मिलती हैं। समझ रहे हो? तो मैथिली मानवता को लेकर के भी इन्होंने खूब लिखा। भाई हमें मानव से प्रेम करना चाहिए, हमें सबके प्रति दया की भावना रखनी चाहिए। इस मानवता, मानवीय भावना रखिए भाई। किसी से भी एक प्रकार से ईर्ष्या मत करो, किसी से जलन मत करिए, सबकी मदद की बात इस प्रकार की। तो मैथिली शरण गुप्त जो है भाई मेरे इतिहास को आधार बना करके कविता लिखते हैं। मैथिली शरण गुप्त जो है भाई मेरे कह सकते हो कि राष्ट्रवादी कवि हैं, देशभक्ति को लेकर के, राष्ट्रवाद को लेकर के कविता लिखते हैं। मैथिली शरण गुप्त जो सामाजिक समस्याएं हैं उस सामाजिक बदलाव की बात करने वाला कवि कौन है मेरे मैथिली शरण गुप्त हैं। नारी सम्मान को लेकर के, महिलाओं के सम्मान को लेकर कविता कौन लिखता भाई मेरे मैथिली शरण गुप्त। महिलाओं को भी समाज में सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को समाज में सम्मान नहीं मिलता है। समाज तो भाई महिलाओं को शोषण दमन करता है, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं देता है। तो मैथिली शरण गुप्त अपनी कविताओं के जरिए कहते हैं कि महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, उनको भी सर उठा करके जीने का अधिकार इस समाज में मिलना क्या भाई मेरे बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई मेरे अगर आपको एग्जाम में आता है मैथिली शरण गुप्त की क्वेश्चन आता है और उनका भाव पक्ष पूछता है या मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख प्रवृत्तियां पूछता है, तो जो मैं बता रहा हूं आपको यही लिख करके आना है। और भाई मेरे बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट कवि हैं, इनको लेकर के आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। मैं और जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूं बीच बीच में से, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं उसको करके चले जाएंगे तो एग्जाम में आपको 100% हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। जितना बता रहा हूं इतना जरूर करके जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला
चैप्टर देख, अगला जो हमारा चैप्टर का भाई में देखिए रहेगा राम नरेश त्रिपाठी और उनकी कविताएं। अगर मैं बात करूं भाई राम नरेश त्रिपाठी का प्रमुख स्वर क्या है, राम नरेश त्रिपाठी जो कवि हैं वो किस प्रकार की कविता लिखते हैं, तो भाई मेरे राम नरेश त्रिपाठी भी राष्ट्रीय भावना देशभक्ति को लेकर के इन्होंने खूब सारी कविताएं लिखी हैं, क्योंकि इस समय भी कह सकते हैं देश गुलाम था, अंग्रेज शोषण व दमन करते थे, तो राष्ट्रवाद को लेकर के, देश प्रेम को लेकर के भाई मेरे राम नरेश त्रिपाठी जी ने भी कविताएं लिखी हैं। समाज सुधार को लेकर के, क्योंकि जो सामाजिक समस्याएं हैं, क्योंकि उस समय भाई समाज में जातिवाद है, भेदभाव है, छुआछूत है, दलितों के साथ भेदभाव होता था, समाज में धर्म के नाम पर पाखंड फैला हुआ, झाड़ फूक है, टोना टोटका है, तो जो सामाजिक चेतना है भाई, समाज में सुधार आना चाहिए, समाज में बदलाव आना चाहिए, इस प्रकार की कविताएं कह सकते भाई मेरे राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखी है। या प्रेम को लेकर के, भाई प्रेम को लेकर के भी राम नरेश त्रिपाठी ने, और किस प्रकार से, जैसे ईश्वरीय प्रेम है, प्रेम दोनों प्रकार का इन्होंने लिखा। भाई प्रेम वही है जो दो तरफा प्रेम हो, इकहरा प्रेम नहीं होता है, और प्रेम में हम कुछ पाना नहीं चाहते हैं, बल्कि जो हमारा प्रेमी हम उसका भला चाहते हैं, उसका अच्छा चाहते हैं, ठीक है। तो प्रेम को लेकर के भी कह सकते हैं भाई मेरे राम नरेश त्रिपाठी जी ने कविता लिखी है। प्रकृति प्रेम को लेकर के, भाई प्रकृति प्रेम, प्रकृति की सुंदरता को लेकर, जैसे राम नरेश त्रिपाठी, जैसे भाई मेरे झील है, झरना है, नदी है, तालाब है, पहाड़ है, तो प्रकृति की सुंदरता का गुणगान भी कह सकते हैं हम लोगों को राम नरेश त्रिपाठी जी की कविताओं में देखने को बखूबी से मिलता है, समझ रहे हो। तो राम नरेश त्रिपाठी जो है कह सकते हैं उन्होंने अपनी कविताओं में, कह सकते हो कि इन्होंने इसको बहुत ज्यादा लिखा है, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब आप समझ रहे कि राम नरेश त्रिपाठी जो है उनकी अगर हम कविताओं को देखेंगे तो उन्होंने भाई अपनी कविताओं में प्रकृति की सुंदरता का गुणगान किया है, ठीक है। तो जैसे प्रकृति, जैसे झील, झरना, नदी, तालाब, पहाड़, ठीक है, इनका भी क्या करते हैं, गुणगान करते हैं, इनका भी बताते हैं। जैसे खास तौर से ये चीजें आपको सब में देखने को मिलेगी, ठीक है, प्रकृति की सुंदरता का गुणगान करते हैं। दूसरा, संस्कृति और सभ्यता को, जो हमारी संस्कृति, जो हमारा कल्चर है, उसका गुणगान भी कह सकते हैं राम नरेश त्रिपाठी जी की कविताओं में देखने को मिलता है, कि भाई हमारा कितनी अच्छी संस्कृति है, हमारी कितनी पुरानी संस्कृति है, हमारा कितना पुराना कल्चर है, हमारा कितना सुंदर भारतीय सभ्यता, इसका गुणगान भी इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। दूसरा, मर्म को लेकर के, दुख को लेकर के, समाज में जो दुख है, दर्द है, पीड़ा है, इसको लेकर के भी कह सकते हैं भाई मेरे राम नरेश त्रिपाठी जी ने अपनी कविताओं में लिखा है। तो भाई राम नरेश त्रिपाठी कविताओं, राम नरेश त्रिपाठी को लेकर के अगर आपको कुछ भी एग्जाम में आता है तो खास तौर से ये इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर आएगा, राम नरेश त्रिपाठी का प्रमुख स्वर बताइए, राम एक कवि के रूप में राम नरेश त्रिपाठी को आप कैसे समझते हैं। तो जो मैं बता रहा हूं यही आपको एग्जाम में लिख करके भी आना है, ठीक है मेरे। अगले जो हमारे कवि हैं वो है सुमित्रा नंदन पंत। देखो भाई छायावाद के कवि हैं भाई मेरे सुमित्रा नंदन पंत, उनकी बात करता हूं। देखो अगर मैं सुमित्रा नंदन पंत की बात करूं तो प्रकृति को लेकर के उन्होंने खूब लिखा है, प्रकृति का कवि खास तौर से सुमित्रा नंदन पंत को बोला जाता है। तो इनकी कविताओं में भाई मेरे प्रकृति की सुंदरता, प्रकृति प्रेमी कवि हैं। दूसरा, संस्कृत निष्ठ भाषा बहुत बोलते हैं, यानी इन अब ये कविताओं में संस्कृत के शब्दों का खूब प्रयोग करते हैं। और प्रकृति का कवि है, इन्होंने प्रकृति यानी जीवन के जो दुख है, दर्द है, उसको भी बताने का प्रयास किसके जरिए किया, इन्होंने प्रकृति के जरिए। नारियों के प्रति एक नई दृष्टि है, नारियों का सम्मान करते हैं, नारियों को रिस्पेक्ट करते हैं। और सुमित्रा नंदन पंत जो है नारी की सुंदरता का गुणगान खूब करते हैं। और नारी की जो सुंदरता है, नारी के मन की सुंदरता, तन की सुंदरता नहीं, नारी का मन सुंदर है, नारी की सोच सुंदर है, नारी का सम्मान की भावना कह सकते हैं भाई मेरे हम लोगों को खास तौर से ये सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं में देखने को मिलती है। जीवन का एक नया दर्शन देते हैं भाई, जीवन को लेकर के भी, अध्यात्म को लेकर के, ईश्वरीय प्रेम को लेकर के भी इन्होंने अपनी कविताओं को लिखा। और सुमित्रा नंदन पंत भाई मेरे खास तौर से प्रकृति को लेकर के उन्होंने खूब लिखा, जैसे झील है, झरना है, नदी है, तालाब है, पहाड़ है। यानी जैसे सुमित्रा नंदन पंत को भाई नारी की सुंदरता बतानी तो बोलेंगे कि नारी के जो गाल हैं वो झील की तरह है, या जो आंखें हैं वो उसमें झील की तरह हैं। नारी जब चलती है, जैसे चल रही है तो जैसे लहर चलती है वैसे महिलाएं चल रही हैं। इस प्रकार का गुणगान कह सकते हैं भाई मेरे सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं में हम लोगों को देखने को मिलता है। और सुमित्रा नंदन पंत को भाई प्रकृति प्रेमी कवि कहा जाता है। तो नेचर को लेकर के तो भाई मेरे खूब लिखते हैं, और प्रकृति के जरिए महिलाओं की सुंदरता का गुणगान भी खास होकर करते हैं भाई मेरे सुमित्रा नंदन पंत। तो छायावाद के एक प्रमुख कवि भाई सुमित्रा नंदन पंत हैं, और इनको कह सकते हैं कि महिलाओं का जो गुणगान इन्होंने किया है वो प्रकृति के जरिए, नेचर के जरिए खास तौर से भाई मेरे खूब करते हैं। खास तौर से अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को लेकर के, तो जो मैं आपको बता रहा हूं ये जरूर लिख करके आना, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं और क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आपको मैं बता देता हूं, देखो एग्जाम में ना आपको 6 कविता आती हैं,
छह कविताएं आएंगी जिसमें से आपको 3 की संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। देखो भाई, कोई भी कविता आती जो संदर्भ सहित व्याख्या करनी होगी, आप संदर्भ सहित व्याख्या छोड़ करके नहीं आएंगे, चाहे आप बना बना करके लिख के आना, कोई भी संदर्भ सहित व्याख्या नहीं छोड़ेगा, चाहे जोड़ जोड़ को लिखो, चाहे समझ समझ के लिखो, संदर्भ सहित व्याख्या जरूर करके आना है। और जो जो मैं कविताएं बता रहा हूं, इन कविताओं को जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि इससे संदर्भ सहित व्याख्या एग्जाम में आएगी आएगी। तो सबसे पहली कविता भाई मेरे, जैसे कविता है नैना, ये इंपॉर्टेंट है। नैना वह छवि नहीं भूले, दया भरी चहुदिस दिस, इसको जरूर करके, ये कविता आपको 100% आएगी। तो भारतेंदु की कविता है, आपको एग्जाम में 100% देखने को हर साल आती है भाई, इसको जरूर करके जाएगा। दूसरा, जो जो कविताएं बताऊंगा उनको जरूर करके जाना, कोई भी छोड़ेगा नहीं, ठीक है। जैसे ये है, प्रेम में मीन मेष कहूं नहीं, इस कविता को जरूर कर लिए। एक कविता भाई मेरे बहुत बार एग्जाम में पूछी गई, इसकी संदर्भ सहित व्याख्या आएगी। जो जो मैं बता रहा हूं उसको जरूर करके जाना, जो जो कविताएं मैं जैसे एक कविता है, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मूसे, जाही बतान में अति तेज, क्यों सखी सजन नहीं अंग्रेज। ये कविता आपको 100% इस प्रकार की कविताएं संदर्भ सहित व्याख्या में आएंगी जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। नई नई नित तान सुनवा, इस प्रकार की कविताएं जरूर कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में जरूर। ये भारतेंदु की सारी कविताएं हैं, संदर्भ सहित व्याख्या भाई मेरे आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगली कविता भाई मेरे, प्रिया प्रवास। प्रिया प्रवास कविता को जरूर करके जाना, इससे आपको संदर्भ सहित व्याख्या जरूर आएगी, ठीक है। और प्रिया प्रवास मोस्ट इंपॉर्टेंट है कविता है, इससे क्वेश्चन भी आ सकता है। देखो, अंत करूंगा तो यह कार्य मैं स्वयं, स्वहस्त में दुर्लभ प्रणाली को लिए, स्वजाति और जन्म धारा नियमित में। तो प्रिया प्रवास जरूर करें, इसे आपको संदर्भ सहित व्याख्या जरूर देखने को मिलेगी भाई, प्रिया प्रवास जो है। और खास तौर से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔसत की कविता प्रिया प्रवास, और प्रिया प्रवास को लेकर के क्वेश्चन भी हो सकता है, और हो सकता है आपको संदर्भ सहित व्याख्या तो जरूर आएगी। और जो जो मैं कविताएं बता रहा हूं इसको सारी पढ़ के जाना है, ठीक है, ये आएगी। और भाई कविता छोड़ना नहीं है, अगर आपको संदर्भ सहित व्याख्या नहीं आती, कविता पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा, इसलिए जरूर। यशोधरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कविता है, इससे आपको संदर्भ सहित व्याख्या आ सकती है, देखिएगा। जैसे कविता जैसे क्या है, सिद्ध हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यह बड़ा व्यवघात, सखी वो मुझसे कह करके जाते, कहे तो क्या मुझको पक बाधा ही पाते, मुझको बहुत उन्होंने माना क्या भी फिर पूरा पहचाना, मैं मुख उसी को जाना जो मन में लाते, सखी वो मुझसे कह करके जाते। ये कविता बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस कविता को लेकर के आपको संदर्भ सहित व्याख्या एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा संभावना है, इसको जरूर करके जाइएगा, समझ गए जो जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। जो जो कविता मैंने बोला उसको जरूर पढ़कर कोई। अगली भाई मेरे साकेत कविता है, इसको भी जरूर करके जाइएगा। साकेत कविता से भी, इसमें उर्मिला को लेकर के, लक्ष्मण की जो पत्नी उर्मिला है वो किस प्रकार से उनका गुणगान इसमें किया गया है, जरूर इसको करके जाइएगा। साकेत कविता से भी आपको एग्जाम में जरूर भाई मेरे पूछा जा सकता है, जो जो मैं बता रहा हूं उतना जरूर करके जाना, कोई भी छोड़ेगा नहीं, ठीक है। साकेत वाली कर लीजिएगा, इससे आपको संदर्भ सहित व्याख्या एग्जाम में देखने को मिल सकती है, ठीक है। जैसे कविता है, ये आपको एग्जाम में आ सकती भाई, वह कौन सा देश, इसकी संदर्भ सहित व्याख्या आती है। मनमोहनी प्रकृति की गोद में मां व्यसा, सुख स्वर्ण जहां सुंदर वह देश कौन सा है, जिसके चरणों में निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है, नदियां जहां सुधा की धारा बह रही हैं, जहां सींचता हुआ सलोना वह देश कौन सा है, जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे सब अंगों में सजे वह देश कौन सा है। तो भाई ये कविता खास तौर से वह देश कौन सा है कविता की संदर्भ सहित व्याख्या आपको एग्जाम में 100% आती है, तो जरूर करके जाएगा। और संदर्भ सहित व्याख्या कोई छोड़ेगा नहीं, चाहे बना बना के लिखेगा, समझ गए। अगली हम लोग बात करें जयशंकर प्रसाद की कुछ कविताएं बता देता हूं जिससे आपको संदर्भ सहित व्याख्या एग्जाम में आएगी। तो पहली कविता भाई मेरे, बीती विभावरी जागी रे, अंबर पनघट में डूबी रही, तरा घाट में ऊषा नगरी, खग कुल कुल सा बोल रहा। इसको जरूर कर लेना भाई, एग्जाम में पहले आ चुकी है, इस कविता को जरूर कर लीजिएगा जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसी संदर्भ सहित व्याख्या आएगी, पेपर देने जाओगे तो 100%। देखो अगली कविता, ले चला वहां बुलावा दे करके, ले चला वहां बुलावा दे करके, मेरे नाविक धीरे धीरे
जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तेज कोलाहल अवनी रे। भाई इसकी संदर्भ सहित व्याख्या आती है, जरूर कर लीजिएगा। ये कविता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी संदर्भ सहित व्याख्या आने की सबसे ज्यादा संभावना है, जो मैं बता रहा हूं, और वही बता रहा हूं जो आती है उनको जरूर करना है, ठीक है, और छोड़ना नहीं है, ये मैं पहले बता दिया हूं। अगला देखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुछ कविताएं उसकी मैं बता देता हूं जो आती हैं, ठीक है, और इनकी जो बताऊंगा वही करना। संध्या सुंदरी जरूर कर लेना, ठीक है। दिवसान का समय, मेघ आसमान से उतर रही, वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे। संध्या यानी जब शाम हो जाती ना, तो शाम एक परी के समान लग रही। संध्या सुंदरी कविता भाई मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करके जाइएगा, इससे आपको संदर्भ सहित व्याख्या एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगी। और पूछते, तोड़ती पत्थर कविता बहुत इंपॉर्टेंट भाई, वह तोड़ती पत्थर देखो उसको मैंने इलाहाबाद के तट पर। एक महिला पत्थर तोड़ रही है, उसको लेकर के कविता है, तो इसको जरूर कर लीजिए, एक कविता आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। जो मैं बता रहा हूं उसको जरूर करके जाना, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जब मैं क्वेश्चन पेपर निकाल रहा था ना, जैसे कविता भाई भिक्षुक, इसको जरूर करना। भिक्षुक कविता बहुत मजेदार कविता, इससे संदर्भ सहित व्याख्या थी। देखो, एक भिखारी को लेकर के कविता लिखी गई, देखिएगा। वह आता दो टूक कलेजे करता पछताता पथ पर आता, पीठ पेट दोनों मिलकर के हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भीख मुटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली फैलाता पथ पर आता। भिक्षुक कविता यानी दो, ये कविता बहुत इंपॉर्टेंट भाई, इसकी संदर्भ सहित व्याख्या बहुत बार पूछी गई है, इसको भी जरूर करना, कोई भी छोड़ेगा नहीं, समझ गए। जो बता रहा हूं वो पढ़ना है, ठीक है। अगली कविता जैसे सुमित्रा नंदन पंत की कुछ कविताओं को बता दे, तो अगर संदर्भ सहित व्याख्या आती है, जो बताऊंगा वही करना है। जैसे पल्लव, पल्लव जरूर, अरे पल्लव, अरे ये पल्लव बाल, सजा सुमन के सौरभ हार, इसको कर लीजिएगा। बाकी पल्लव ही कर लेना, बाकी इसकी कोई और मुझे नहीं लगता इनकी ज्यादा पूछी जा सकती है। जितनी कविता अभी तक मैंने बताई भाई मेरे, इतनी पढ़ लेना, इसी में से आपको देखो 6 कविता आएगी, जिसमें से आपको खाली 3 संदर्भ सहित व्याख्या आनी चाहिए, समझ रहे हो। तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितना बता रहा हूं। और आखिरी में बताऊं, महादेवी वर्मा की कुछ कविताएं मैं बता देता हूं, जो आपसे कई बार एग्जाम में आती हैं। तो पहला जैसे, पंथ होने दो अपरिचित, पंथ होने दो अपरिचित, अप्राण प्राण रहने दो, ये कविता कर लेना, महादेवी वर्मा की है। और जितनी कविताएं, यह मंदिर का दीप, यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो, इस कविता को कर लीजिएगा, इसकी संदर्भ सहित व्याख्या देखने को मिल सकती है। और बहरहाल इस कविता, आखिरी कविता, इसके बाद नहीं करना है। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर स्पंदन बसा, क्रंदन में से आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झल मचलती। तो मैं नीर भरी दुख की बदली कविता को पढ़ लेना भाई मेरे, इससे संदर्भ सहित व्याख्या आ सकती है। बाकी मैंने जितना बताया इतना जरूर पढ़ के जाइएगा, आपका एग्जाम भाई मेरे 100% तो मैं क्या बोलूं, 200% आपका अच्छा जाएगा। संदर्भ सहित व्याख्या 3 जरूर कर लेना, 6 आती है, लिख के जरूर ना, चाहे जोड़ जोड़ के लिखना। और बाकी मैंने जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं, इन सारे क्वेश्चन को अगर आप पढ़ के जाएंगे तो मैं कह सकता हूं 100% आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। और BHDC 104 का एग्जाम आपका फैंटास्टिक जाएगा। जितना मैं बता रहा हूं इतना जरूर करके जाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और एग्जाम अच्छा ही जाएगा, बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो बताएं इसको आराम से आसानी से पढ़ के जाइए, एग्जाम में अच्छा लिखिए, पेपर 100% आपका पास होगा, और एग्जाम में नंबर भी आपको अच्छे ही मिलेंगे, ठीक है, ओके। जो बताए इतना कर लेना।